looking for property but don't know exactly what to look for? मैं वेंड्रिला आपका स्वागत करती हूँ इन आवर न्यू सेगमेंट द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। खबर समय आपके लिए लेकर आ रहे एक अनोखा और नया सेगमेंट जहाँ पे हम लेकर आ रहे प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर इन अ वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो या लीगल एस्पेक्ट, हर एक जानकारी आपको मिलेगी इन दिस शो कॉल्ड द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। अगर घर की बात किया जाए तो भरोसा बहुत ज़रूरी है और इस नए सफ़र में आपका और हमारा भरोसा बनने जा रहा है GFS रियल्टर्स, एक ऐसा लीडिंग कंपनी which has made its name in real estate business। और इस कंपनी के लिए the topmost priority is the satisfaction and interest of its customers। आपका इंटरेस्ट और आपका बेनिफिट है हमारा topmost priority। और इसी विषय पर और भी बातचीत करने के लिए और जानने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है श्री संजय शर्मा, एडिटर खबर समय। We also have Mr. Sanjay Govil, founder of GFS Realtors। We also have Mr. Naresh Agarwal, Vice President CREDAI Bengal and President of CREDAI North Bengal। और हमारे बीच मौजूद है Mr. Advocate Atri Sharma, renowned lawyer practicing in both civil and criminal cases। We welcome you also। Thank you। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्ट्रेट अवे टॉक विथ आवर एक्सपर्ट्स, बिकॉज एक्सपर्ट से ज़्यादा बेहतर और कौन जानता है। सो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्या है, ये शो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अनोखा है, बहुत ही नया है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस शो द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी श्री संजय जी से कि खबर समय और रियल एस्टेट एक नया कॉम्बिनेशन है, सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेंड्रिला। जैसा आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात, यह शो एक गेम चेंजर के रूप में आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। आज इस शो का हमने एक आगाज किया है, एक छोटी सी पहल इसे कह सकते हैं, मगर आने वाले दिन में जब अगले रविवार इस शो का पहला रूप आप देखोगे, जिसको फर्स्ट लुक कहेंगे, अगर वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गेम चेंजर कैसे साबित होगा रियल एस्टेट के क्षेत्र में। हमारे पास लगातार कॉल्स आते थे व्यूअर्स के, बायर्स के, क्योंकि विज्ञापन बहुत देखे जा सकते हैं मार्केट में, विज्ञापनों की भरमार है मार्केट में रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी विज्ञापन है। और आपको पता है कि सिलीगुड़ी एक हब सा बन चुका है रियल एस्टेट का, और कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में। लगभग ऐसे कई मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं, और इनमें कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा थी कि लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या कौन से प्रोजेक्ट में अपना मकान खरीदें या दुकान खरीदें। इन बातों को जब हमने समझा कि लोगों में कंफ्यूजन है, तो इसे दूर करना भी हमने अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि आपने देखा होगा खबर समय हर वक्त अलग अलग शोज लाता है, हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश करता है। तो हमने सोचा रियल एस्टेट को क्यों छोड़ें, रियल एस्टेट में जब कंफ्यूजन है तो रियल एस्टेट की कंफ्यूजन को भी हम ही दूर करेंगे। ये पहल भी हमने की, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला है GFS रियल्टर ने, जो कि एक मार्केटिंग कंपनी है रियल एस्टेट की, और इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव एकत्रित किया है। तो हमने इनके अनुभव को अपने साथ मिलाकर एक शो को तैयार किया जिसका नाम है प्रॉपर्टी। और सही मायने में मैं कहूँ तो इस शो का जो थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देना चाहूँगा, इस शो के माध्यम से आपको हर इलाके, विभिन्न क्षेत्रों में जो इलाके हैं सिलीगुड़ी के, वहाँ कौन से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहाँ क्या प्राइजेस होंगी, वहाँ उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या जो नई चीज़ें हैं या नई बातें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लीगल जो बातें हैं उनके लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट होंगे। इस शो के माध्यम में आपको लोन के लिए, फाइनेंस के लिए कौन सी कंपनियों से बात करनी है उसके बारे में बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात कि इस शो में आपको
हर हफ्ते एक नई तरह की डील मिलेगी। जो डील्स आपको आपके जो प्राइजेस हैं उनको बेहतर रूप में आपको आपके सामने रखे जाएंगे। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर 3,000 रुपए की कहीं रेट है तो आपको स्पेशल हमारे शो के माध्यम से वह रेट काफी कम मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, 3,000 की रेट हो सकता है कि आपको 2,900 की रेट में हमारे कोड के द्वारा डिकोड करने पर आपको मिल सकती है। तो इन बातों के साथ मैं आज के शो को आगे बढ़ाने के लिए फिर वेंड्रिला से मुताबिक होऊंगा। और वेंड्रिला, आप आगे बढ़िए। जी सर, आपसे मैंने जाना कि ये शो क्या है, मगर इस शो में क्या हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बारे में मैं श्री संजय गोयल जी से पूछना चाहूँगी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और he has been the past chairman of ICAI Siliguri branch. He is also the founder of GFS Realtors, which is a leading real estate marketing company, and SiliguriProperty.com, and he is also a consultant in marketing and dealings with residential and commercial projects. So sir, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस शो के बारे में, इस शो के पीछे जो सोच है उस सोच के बारे में आप कुछ बताइए हमें। थैंक यू वेरी मच। संजय जी ने बहुत ही अच्छे तरह से ये बताया कि क्या सोच थी इस पर्टिकुलर शो को स्टार्ट करने के लिए। बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि जब कोई एक कस्टमर, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, वो बेसिकली एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को एक ट्रांजैक्शन के रूप में लेता आ रहा है। बट ये एक पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एंटायर चीज़ एक प्रोसेस है, ये एक एक्सपीरियंस है। Whenever we talk about a particular real estate transaction, एक पर्सन अगर आज डिसाइड करता है कि उसको एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो जनरली इट टेक्स अबाउट 3 to 4 months फॉर हिम टू कम टू अ कंक्लूजन विच प्रॉपर्टी एंड व्हेन ही इज टू गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इस पूरे दरमियान बहुत सारी चीज़ें उसको इंफॉर्मेशन के रूप में चाहिए होती है। ये पर्टिकुलर शो जब हमने डिसाइड किया तो हमने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशंस हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने चाहिए। इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट। अब जब एक आदमी पर्सन डिसाइड करता है कि उसको एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो सबसे पहले क्या सोचता है, वो अपना बजट रेडी करता है। बजट रेडी करने के बाद में वो अपना एक लोकेशन आइडेंटिफाई करता है कि मेरे को इस लोकेशन में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना है। लोकेशन में आने के बाद में वो ये डिसाइड करता है कि मेरे को कौन से बिल्डर या कौन से प्रॉपर्टी में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए उसको एक ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ती है, उसको प्रोजेक्ट्स देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। वो होने के बाद में उसमें एक फिनेंशियल एस्पेक्ट है कि कितना % पैसे वो लगा पाएगा, कितना बैंक से लेगा। फिर एक अदर एस्पेक्ट आता है जो कि है लीगल एस्पेक्ट, उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके सर्च करना कि ये कंक्लूजन में आना कि दिस इज़ अ फ्री प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन सब के पीछे बहुत बड़ा उसको एक रिसर्च करना रहता है और इन्फॉर्मेशंस गैदर करने पड़ते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम जो कि सिलीगुड़ी में आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज कमिंग अप। एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो खुद जाके एवरी पॉइंट पे जाके वो प्रॉपर्टीज को देखे, हर का ड्यू डिलीजेंस करे, हर को समझे और फिर एक कंक्लूजन पे आए। दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो हमने सोचा क्यों ना एक शो चालू किया जाए, उस शो में हम सारी इंफॉर्मेशंस हम कस्टमर्स तक पहुंचाएं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन है, इस लोकेशंस के ये एडवांटेजेस हैं, इस लोकेशंस के ये नेगेटिव हैं, इस लोकेशंस के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ये हैं, ताकि उसको एक डिसीजन लेने में एक ईज आए। सेकंड, कि क्या प्राइसिंग चल रही है एक पर्टिकुलर लोकेशन में। आज वो बंदा आके अगर पूरा पर्सन आके अगर पूरा घूमना चाहे सिलीगुड़ी में, तो कहीं पे हो सकता है 2,500 रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट के हो, कहीं पे 6,000 रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट के दाम हो। तो अननेसेसरीली उसकी टाइम वेस्टेज जो है, वी वांट टू ब्रिंग डाउन दिस पर्टिकुलर turnaround time from a decision making point to a buying point. So I think all these informations we will try to give through our show over a period of time, and these are going to be the right informations for all the people across. Siliguri is growing, and इस चीज़ों में अगर हम लोग right informations provide कर सके to everybody who is looking to invest or to buy a property in Siliguri, we feel the growth of Siliguri will also go up manifold in the days to come. So this is the whole idea behind starting this particular. तो आप बता रहे हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हम जो रिसर्च वर्क करते हैं हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये शो आ रहा है जहाँ पे हमको हर एक डिटेल मिल जाएगा।
from financial aspect to legal aspect to location and everything. Like what I wanted to add, Andrila, here is that कि रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप सोचो कि आपके पास में इंफॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा है। सारे हिंदुस्तान में क्रेडाई का एक अपना रोल है। आज अगर हम कुछ साल पहले की अगर बात करते हैं तो रियल एस्टेट जो सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज वे में चलता था, लेकिन जैसे जैसे ये क्रेडाई की संस्था डेवलप हुई और हमने जितने भी आज हमारे मेंबर्स, ऑलमोस्ट जितने टॉप डेवलपर्स ऑफ टाउन है आज हमारे मेंबर्स हैं, करीब 110 मेंबर्स हमारे क्रेडाई नॉर्थ बंगाल में हैं और करीबन 1000 मेंबर से ऊपर हमारे बंगाल में आज डेवलपर्स मेंबर्स हैं। तो जब हम एक मेंबर्स को चूज़ करते हैं या कोई क्रेडाई को चूज़ करते हैं तो उनकी ऑथेंटिसिटी, उनके प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में हमें पूरी जानकारी होती है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जिनके साइट पे आप देखते हो कि ये क्रेडाई, ये प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स हैं वो क्रेडाई के मेंबर्स हैं, तो आप एक आश्वासन आपके साथ में ले जा सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं धोखा नहीं मिलेगा। ऐसा मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि क्रेडाई के मेंबर होने के साथ साथ में आप बिल्कुल 100% ओके देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ से बनते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं। सेकेंडली, क्रेडाई का एक रोल ये है कि आज के दिन में सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इंडस्ट्री वो रियल एस्टेट की है। अगर हम एग्रीकल्चर के बाद में बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है तो रियल एस्टेट सेक्टर करती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उन सब इंडस्ट्रीज़ का गवर्नमेंट का एक सपोर्ट है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को आज गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी सब्सिडी रियल एस्टेट सेक्टर के पास में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आज आप सिर्फ सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो आज जैसे बेगरा जी जैसे कुछ डेवलपर्स हैं जिन्होंने सिलीगुड़ी में कुछ डेवलपमेंट का काम चालू किया, उस समय हम ये नहीं सोच पाते थे, या योगराज जी से उन्होंने बरसाना के होटल का डेवलपमेंट किया, उस समय में हमने कभी ये नहीं सोचा था कि उस एरिया में भी इतना डेवलपमेंट आ सकता है। तो डेवलपर एक विजनरी पर्सन होता है, वो जब प्रॉपर्टी डेवलप करता है तो एक विजन के साथ में करता है और उस विजन के साथ में सिटी ग्रो होती है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आए, यहाँ के जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है या जो यहाँ के मंत्रीगण हैं वो ये सोचते हैं कि अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो यहाँ ये डेवलपमेंट, सड़कों का डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, ड्रेन का डेवलपमेंट करना है, लाइटिंग ये वगैरह का डेवलपमेंट करना है। तो इस तरह से शहर का डेवलपमेंट होता है। कोई भी शहर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा डेवलप नहीं हुआ है। डेवलपर की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है उस सिटी को डेवलप करने के लिए, उस टाउन को डेवलप करने के लिए। और ये सिर्फ हम नहीं बोल सकते हैं कि 4 घर बना दिए और हम उसको बोलेंगे कि ये डेवलपर है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक घर जब बनते हैं उसके साथ में कितने हज़ारों लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आज वो जो जितना रॉ मटेरियल, करीबन 115 टाइप के ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो पूरी एक बिल्डिंग बनाने में लगते हैं। तो इसके साथ में ऐसी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई रियल एस्टेट सेक्टर को लेके। नॉर्थ बंगाल में इतनी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और आगे भी आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम में सुना होगा कि यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन्होंने प्रोग्राम लिया है कि हम एक, जैसे अभी कलकत्ता में ऑलरेडी अनाउंस्ड हुआ है कि एक रियल एस्टेट पार्क बनाया जाएगा जिसमें रियल एस्टेट को बेस करके जितनी भी इंडस्ट्रीज आएगी वो इंडस्ट्रियल पार्क में आएगी। सिमिलरली इस तरह की चेष्टा हमारी भी है। तो क्रेडाई का एज ए डेवलपर्स के साथ में मिलके एक बहुत बड़ा रोल नेशन डेवलपमेंट में है और इस रोल को अगर हम सचमुच में समझें तो आज पूरी जो डेवलपमेंट हो रहा है एक अहम हिस्सा है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपने बोला कोलकाता में रियल एस्टेट पार्क का कंसेप्ट लाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो मार्केट है, रियल एस्टेट का जो मार्केट है यहाँ पे, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ये पूरे पेंडेमिक के दौरान में हर मनुष्य के मन में, हर आदमी के मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि ये पेंडेमिक के कारण सब चीज़ों के दाम गिर जा रहे हैं या मार्केट इंडस्ट्रीज में
1 ईयर, या मान लीजिए आप होटल इंडस्ट्रीज है जो पूरी तरह से बैठ चुकी है। लेकिन सिलीगुड़ी का एक मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एबंडेंस में प्रोजेक्ट नहीं थे, इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे कि हमारे पास स्टॉक इन हैंड जो है, हमारे जितने डेवलपर्स हैं हमारे पास इतना ज़्यादा कोई स्टॉक इन हैंड नहीं था, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में कोई गिरावट की आशा हमें नज़र आ रही थी। आज भी सिलीगुड़ी में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, अच्छे प्रोजेक्ट्स की उतनी ही डिमांड है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ की जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग इतनी हाई अभी तक हुई नहीं है। इसलिए टू दी डेवलपर्स मेरा टेक ये है कि आज भी मार्केट अच्छा है और अच्छे प्रोजेक्ट्स आज भी आते हैं तो उसकी डिमांड अच्छी है। और टू दी कंज्यूमर्स मेरा टेक ये है कि सिलीगुड़ी इज़ दी मोस्ट चीपेस्ट मार्केट इन कंपैरिजन। जो अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया के टाउन्स को सिलीगुड़ी के सी सेगमेंट सिटी के हिसाब से या बी सिटी के हिसाब से अगर हम लेते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया को अगर देखते हैं, तो मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी इज़ द बेस्ट सिटी टू इन्वेस्ट एंड ऑल्सो बेस्ट सिटी टू लीव, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन काइंड ऑफ सिटी है जहाँ हर कास्ट के लोग इक्वली डिवाइडेड और बड़े प्रेम और प्रेमपूर्ण सौहार्द माहौल में यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई भी कास्टिज्म आज के दिन में सिलीगुड़ी और आसपास के इलाके में नहीं है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं यही बोलूँगा कि मार्केट इज़ गुड और सिलीगुड़ी इज़ अ डेवलपिंग मार्केट। इतने अच्छे मार्जिन के साथ में यहाँ काम तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्राइसिंग बहुत रिजनेबल है। देखते हुए बाकी के शहरों को देखेंगे तो आज एक शहर में कैलकाटा जाएंगे या आसपास के कोई और शहरों में जाएंगे तो देखेंगे कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट है और यहाँ हमारे यहाँ हाईएस्ट रेट 5,000 रुपये के हैं और नीचे में 2,500 रुपये का। एक कंस्ट्रक्शन को करने में कम से कम खर्चा 1,500 रुपये स्क्वायर फीट का है, तो ज़मीन का वैल्यू भी होगा। अगर हम पकड़ते तो 2,000 रुपया, 2,500 रुपये में अगर एक आपको डेवलपर अगर एक फ्लैट बना के बेच रहा है आज के दिन में तो वो कुछ भी नहीं। इसलिए कंज्यूमर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट मार्केट, डेवलपर्स के लिए ये है क्योंकि ये अपकमिंग मार्केट है। वी ऑल शुड कम विद द गुड प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सर। और एक सवाल है आपसे, आपने कंज्यूमर्स का बात छेड़ा है और आपके लिए हमारे लिए द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सो व्हाट डू यू थिंक इस शो के ज़रिए कंज्यूमर्स को कैसे हेल्प मिलेगा या हाउ दिस शो विल प्रोवाइड सम फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर्स? You have asked the best question, I can say that, as because from last 10 years or 8 years or maybe 5 years, if you say, suppose कीजिए मेरे को भी अगर एक फ्लैट लेना है तो आई हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स कि मैं किस एरिया में फ्लैट लूँ, क्योंकि मेरा बजट एक है, प्रायोरिटी कुछ और है, सिलेक्शन कुछ और है और एरिया का डिमांड कुछ और है। तो इन चारों सेगमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करता हूँ और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट को अगर मैं देखता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि खबर समय और जीएफएस रियल्टर्स मिलके ऐसे प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे जो आज के दिन में हमारी नीड है। और चूंकि ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम एरिया वाइज सेगमेंट को लेंगे, यानी कि चंपासरी में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रधान नगर में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमें ये मालूम रहेगा कि मेरा टारगेटेड एरिया प्रधान नगर है। तो आज कम से कम मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि प्रधान नगर में 20-22 ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यहाँ पर एक रेट का सर्कल इस तरह से चल रहा है और ये क्वालिटी के फ्लैट्स बने जा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत इजी एस्पेक्ट होता है कंज्यूमर के लिए कि अब हमको चॉइस करना है तो हम इस तरह से इस प्रॉपर्टी में जाके अपने चीज़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि नॉट ओनली टू प्रोजेक्ट दी प्रोजेक्ट्स, संजय जी, you must project the people who is handling these projects so that the consumers can directly connect them. और एक सबसे अच्छी बात जो संजय जी ने कही खबर समय से कि जो प्रोजेक्ट की प्राइसिंग 3,000 रुपये की है वो ये चेष्टा करें कि खबर समय के द्वारा अगर हम इसको डिकोड करते हैं तो इट विल बी 2,900। तो आई ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडाई आई वेलकम दिस नोट। और इससे अच्छी बात क्या है कि कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल रहा है और उसके साथ साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट खबर समय
वंस अगेन आपके जितने भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं, कभी मैं हमेशा सोचता था कि क्रेडाई की तरफ से कि कभी आपने प्रॉपर्टी के ऊपर में, रियल एस्टेट के ऊपर में कोई प्रोग्राम नहीं किया है, जबकि आज के दिन में सबसे अगर गवर्नमेंट की नज़र में भी लास्ट प्रायोरिटी रियल एस्टेट सेक्टर है और बाकी के आपने इसको प्रायोरिटी में ली है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आपका इस प्रायोरिटी के साथ में ये प्रॉपर्टी शो विल बी अ हिट वन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं एक बार और बता दूं, जैसे कि नरेश जी ने कहा कि हम लोग तरह तरह के प्रॉपर्टीज़ में पहुंच जाएंगे, विल विजिट दिस लोकेशंस एंड विल एक्सप्लोर दिस प्रॉपर्टीज़, ताकि आपको पहले वहां पे जाना ना पड़े। हम आपके पास लेकर आ रहे अ वॉक थ्रू ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ so that you can check, you can witness and then judge and decide accordingly. आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच एडवोकेट अत्रि शर्मा मौजूद हैं। He is a renowned lawyer and practicing in both civil and criminal cases. सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो शोज हम लेकर आ रहे हैं, why these shows are important for the people at large? क्योंकि आम आदमी को लॉ के बारे में या फिर जो टेक्निकलिटीज़ है उसके बारे में हमें पता नहीं होती है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वी मस्ट नो एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दिस फैक्टर्स बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी? देखिए, ये जो रियल एस्टेट वाला सेक्टर है, इसमें साधारण आदमी में अवेयरनेस की एक कमी थी। तो आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इससे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को ढेर सारी बातें पता चलेंगी और उसमें से जिनको आग्रह होगा कि हम अपने घर की बात सोचें या प्लान करें, तो उनको डेफिनेटली इससे मदद मिलनी चाहिए। अब हम लोगों की बात आप ले, हम लोग जब छोटे थे तो घर की बात जब भी सोची जाती थी तो हम लोग देखते थे कि लोग घर की बात आते ही पहले ज़मीन की सोचते थे, क्योंकि घर कहाँ बनेगा, ज़मीन पे बनेगा। तो उस माहौल में हम लोग पले बढ़े हैं। तो एक समय ऐसा भी आया था कि ज़मीन पर अपना जो खुद का घर हो, ये छोड़ के अपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया जाए ना, ये भी एक तरह का टैबू माना जाता था हमारी सोसाइटी में। उस समय नहीं थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या के साथ तो ज़मीन नहीं बढ़ी, पृथ्वी नहीं बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुए, तो पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो ज़मीन की अवेलेबिलिटी कम होती गई, उल्टा बढ़ने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो उस समय डिमांड बढ़ी, अपार्टमेंट्स आने शुरू हुए। एक जैसे उन्होंने कहा नरेश जी ने कि ऑर्गेनाइज नहीं था, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों ने बना बना के बेचने शुरू किए। तो ऐसी स्थिति में जब आप खुद ज़मीन लेके घर बनाएंगे तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है कि भाई ज़मीन कैसी है, हम ठीक ले रहे हैं कि नहीं, या उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। फिर उसके फंड के अरेंजमेंट की बात है कि आप अपना घर बनाते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। तो पहले तो सब कुछ अपने ऊपर सोचकर ही ये सारी तैयारियां होती। अब उसके बाद जब ये डिमांड बनने लग गए तो धीरे धीरे इसमें सबका इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों का, बैंक इन्वॉल्व हो गए। बैंक के इन्वॉल्वमेंट के बाद से पैसे की सहूलियत हो गई। लोगों को ये लगने लगा कि हम जितना भाड़ा देते हैं रहने के लिए, अगर हम रेंटेड किसी जगह में रहते हैं तो अगर उसी पैसे में अगर किसी तरीके से हमको अपना फ्लैट अपना हो जाता है तो हम उसी खर्चे में हम अपना घर ओन कर सकते हैं, फिर ये हमारा अपना हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आनी शुरू हुई। लेकिन उस समय भी ये जिसको जहाँ जो जगह मिली वहाँ से लोगों ने डेवलपर के रूप में बनाया, लेकिन ये सेक्टर कभी भी उस समय ऑर्गेनाइज नहीं रहा घर वाले लेने से। समस्या क्या होती है कि एक तो पार्ट हो गया कि आप जिस ज़मीन पे बना रहे हैं वहाँ डेवलपर आपको क्या दे रहे हैं, कैसी चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्या कमिटमेंट है नहीं है, वो उसका एक लीगल एस्पेक्ट अलग है। लेकिन हम जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, तो अगर मान लीजिए ज़मीन में सबके एक एक मकान हो तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उनकी जो वेस्ट है या जो पानी की ज़रूरत है या सीवेज जो है उसका लोड ले सकता है। लेकिन अब आप एक ही ज़मीन में अगर आप G+10 11 करके आप वहाँ के 10 टावर बनाते हैं तो आपने वहाँ में लोगों के रहने वाली की जो ज़रूरतें हैं उसको आपने कम से कम 20 30 40 गुना 50 गुना आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए कि आप तो एक प्रोजेक्ट बना के और ये सारा लोड वहाँ की ज़मीन पर वहाँ के लोगों के बीच आप छोड़ के चले जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड है। आज अगर हम एक रोज़ एक परिवार का अगर 500 लीटर का ही पानी का कंजम्पशन अगर आप देखते हैं और अगर वहाँ 200 परिवार रहता है तो आप सोच लीजिए कि कितनी पानी की वहाँ ज़रूरत पड़ती है और इतना ही पानी यूज़ होके वहाँ से निकल के जाता है।
तो फिर उसके निकल के पानी के का जो सीवेज सिस्टम है यहाँ, तो हमारा शहर प्लान्ड नहीं है। बहुत रेयरली आपको कुछ शहर मिलेंगे जहाँ हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो। तो कोई भी रियल एस्टेट का अगर एक्चुअल ग्रोथ आपको चाहिए तो गवर्नमेंट के साथ ताल मिला के उनकी प्लानिंग के मुताबिक पैरेलली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो आप विद इन कैंपस, विद इन पेरीफेरी ऑफ दैट अपार्टमेंट आप शायद उसको बहुत बढ़िया बना सकते हैं, आप कॉस्टली चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने गेट के बाहर निकलेंगे तो देखिएगा कि वो अपार्टमेंट जितना सुंदर भीतर लग रहा था बाहर नहीं लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एज ए लॉयर अगर इन्होंने मुझसे कुछ पूछा है कि क्या बताना चाहिए, तो देखिए जैसे ही बैंक से प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हो जाता है तो आपकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक कम कर देती है। जैसे ही बैंक किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है, वरना जैसे लोन आपको लेना हो अपने रहने के लिए तो आपको पूरी डिटेल्स प्लान के साथ, टाइटल चेन के साथ हर आदमी को इंडिविजुअली देना होता है। अब सोचिए कि अगर एक अपार्टमेंट में 200 आदमी रहते हैं तो डेवलपर वो अपार्टमेंट बनाए या 200 आदमी को ये सारे डिटेल्स के साथ दे ताकि हर आदमी अपने अपने तरीके से अपना अपना लोन अप्रूव कराए। तो इसको सिंक्रोनाइज किया गया है सारे प्रोजेक्ट में। डिफरेंट बैंक्स के साथ मोस्टली जितने भी रिनोन बैंक हैं उनसे प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं। तो इनको अप्रूवल देने का मतलब है कि प्राइमरीली बैंक का जो लीगल सेक्शन है उन्होंने इस प्रोजेक्ट का सब कुछ देख लिया है और प्राइमरीली सब बातें इसमें ठीक रहती हैं। ये हो गया एक पार्ट जो आपने प्री परचेज होमवर्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक बैंक इसमें कंट्रीब्यूट कर देता है, तो आप वहाँ ज़्यादा सिर नहीं दुखाते हैं। उसके बाद अब आप अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप अपने इलाकों को चुनते हैं कि कहाँ क्या है नहीं है। तो उसमें भी देखिए ये ऑर्गेनाइज सेक्टर था, गवर्नमेंट ने भी इतना ज़्यादा पैसे का इन्फ्लो हुआ है कि इसके रेगुलेशन के लिए कानून बनाने शुरू किए हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स ने उनको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी किया है। पहले वेस्ट बंगाल हाउसिंग रेगुलेशन अथॉरिटी यहाँ हुआ करती थी जहाँ सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन उतना इसेंशियल नहीं महसूस होता था। फिर केंद्रीय सरकार ने जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लाया है उसको भी कई गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी शायद 1.5-2 साल पहले ये लागू हुआ है। तो वहाँ कुछ है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्लान है, फ्रूट प्लान है, इन सबको देना पड़ेगा। आप इस समय से पहले के जितने भी ओनर होंगे, फ्लैट ओनर, आज अगर उनको अपने फ्लैट में लोन लेना है तो देखिए वो कॉरपोरेशन में घूमते नजर आते हैं कि प्लान की कॉपी चाहिए। बैंक से लोन नहीं मिलता अगर बिना प्लान के। और उस समय के प्रोमोटर न चेन डीड दिया करते थे और न ही कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पता नहीं कैसे क्या हो, लेकिन अवेलेबल नहीं था सबके पास। तो इन तरह के कानूनों के आने से जाहिर है कि सहूलियत ज़रूर रहेगी। कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ज़रूर कि सुपर बिल्टअप जो आप दे रहे हैं ये मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता, एक परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। कानून जो बने हैं उसमें कारपेट एरिया सेल करने की बात आ रही है। पार्किंग आप सेल नहीं कर सकते, उसमें भी ओपन पार्किंग, कवर्ड पार्किंग, कई तरह की बातें हैं जिस पर अभी भी साधारण आदमी नहीं, डेवलपर भी कंफ्यूज है। तो मैं तो आग्रह करूँगा कि क्रेडाई जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सामने आएँ और ये भले ही कुछ डेवलपर्स की संस्था हो, लेकिन इनकी जिम्मेदारी जो बायर हैं उनके प्रति ज़्यादा है अपने मेंबर्स की तुलना में। और क्रेडाई की तरफ से हमें क्या सुविधा प्राप्त हो सकती है, इसके अवेयरनेस की बात फैलाई जाए कि भाई जो हमारे मेंबर हैं, आपके गलती किसी से भी हो सकती है, कौन कहाँ नादानी करेगा इसका तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ज़रूर ऐसा जनरेट हो कि लोगों को एक भरोसा हो जाए कि नहीं, यहाँ के लोग इस तरीके से गाइडेड हैं। तो इसमें कौन चीज़, कहीं भी कोई फंक्शन है, कुछ भी है, उस तरह से आप ये अवेयरनेस बढ़ाएं। डेवलपर्स को भी सामने आना चाहिए, कानून के साथ कॉन्फ्रोंटेशन करके तो नहीं होगा। 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पार्किंग अलग से सेल नहीं की जा सकती है। बावजूद उसके पिछले महीने तक, मैंने अभी तक भी पार्किंग्स बिक रही हैं, लोग बेच रहे हैं। अब इसमें ओपन पार्किंग ही फ्लैट के नीचे के हिस्से को कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ की जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऊपर छत है तो ये कवर्ड पार्किंग ट्रीट करेंगे, हम इसको ओपन पार्किंग मानेंगे ही नहीं, जबकि वो चारों तरफ से खुला है। तो उनके हिसाब से खाली जो कॉमन एरिया है उसमें आकाश दिखता रहे, ऐसी पार्किंग अगर आपको सेल की जाती है तो अलग से नहीं बेची जाएगी। तो ये सब इशूज़ हैं, इनको हम लोग केस टू केस बेसिस ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें और ट्रांसपेरेंसी की हमें आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। लोग जागरूक होंगे तो ये मुद्दे उठेंगे और तब कानून की बात आएगी तो हम लोग फिर दोनों साइड को कानून की सही राय देने में सक्षम होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे बात करके जो मैं कह सकती हूँ कि
एज अ लेमैन, एक आम आदमी की नज़र से हमें रियल एस्टेट के बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं होता है, और जब हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं दिन रात लग जाता है उस प्रॉपर्टी के बारे में सच जानने के लिए, जो रियलिटी है उससे जानने के लिए। दिस शो विल ब्रिंग यू द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट। आपको वहाँ पे जाके देखने की, इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खबर समय लेकर आ रहा है एक नया सेगमेंट जहाँ पे विल शो यू दिस प्रॉपर्टीज एंड देन यू कैन जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ूंगी, मैं संजय गोयल जी से एक और सवाल करना चाहूँगी। सर, सिलीगुड़ी का जो मार्केट है, विथ टाइम इट हैज़ डेवलप्ड, इट हैज़ इवॉल्व्ड। What do you want to say about the evolution of real estate market in Siliguri? मैं 1 मिनट के लिए एक समय चाहूँगा। एक सज्जन है सुभजीत रॉय, उनका एक क्वेश्चन आया है, तो इस शो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके हम हो सकता है आज सवालों के जवाब न दे पाए, क्योंकि आपका क्वेश्चन है तीस्ता प्रोजेक्ट स्क्वायर फीट कितना होगा नियर कावाखाली नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। तो ऐसे सवाल आप अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि अगले जो अंक है उसमें हम आपको कोशिश करेंगे, अगर हो सका तो संजय जी इस बात का जवाब दे पाएंगे, जो संजय गोयल जी हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि इस तरह के सवाल आप जरूर पूछिएगा, हम अगले अंक में उनका अगले रविवार जो है उनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ऐसे सवाल करें ताकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो। संजय जी। थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे व्यूअर्स अपने सवाल चैट बॉक्स में वहाँ डालें, और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले वीक्स में ये लें। तीस्ता प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च होगा तो बंगाल अंबुजा का ये प्रोजेक्ट है, हम आपके पास में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके खबर समय के थ्रू पक्का आएंगे। वेल, सिलीगुड़ी मार्केट के ऊपर में जो वेंडिला ने मुझे एक क्वेश्चन किया है अभी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अत्री भैया ने जो बोला, संजय भैया ने जो बोला, नरेश भैया ने, सब ने एक बात एकदम स्पष्ट कर दी कि पहले हम बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, अब हम लोग बहुत आस्ते आस्ते ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया रियल एस्टेट सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, आप अब ये देखोगे कि जो लास्ट 15 साल में डेवलपमेंट हुआ है सिलीगुड़ी का, वो नेक्स्ट 5 साल में अपने को यही डेवलपमेंट आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। सिलीगुड़ी पूरे कंट्री में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में काउंट होती है आज के दिन में। एशियन हाईवे 2 के डेवलपमेंट के बाद में एंटायर कंट्री का फोकस इस तरफ में है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, एमएसएमई पार्क्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क्स और रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। आज से 15 साल पहले अगर आप देखो ना, जब हम किसी से मिलते थे सिलीगुड़ी के बाहर, तो वो बोलते थे सिलीगुड़ी में क्या है, 2 रास्ते हैं, एक हिलकाट रोड और एक सेवक रोड। और कमर्शियल डेवलपमेंट सारे वो लोग सोचते थे हिलकाट रोड, सेवक रोड और खालपाड़ा में हो रहा है, उसके बियॉन्ड कोई डिस्कशंस नहीं होते थे। और रेसिडेंशियल भी अगर आप देखें तो इस कमर्शियल हब के आसपास में डेवलपमेंट चल रहा था, जैसे पंजाबी पाड़ा, आश्रम पाड़ा, हाकिम पाड़ा, बाहू पाड़ा, मिलनपल्ली, और ये सब लोकेशन थे जिनको हम लोग रेसिडेंशियल कैचमेंट एरियाज भी बोलते थे। बट आप देखो किस तरह से सिटी ग्रो किया है। एक प्रोजेक्ट आया, बड़ा प्रोजेक्ट माटीगढ़ा में, उसके बाद लोगों के माटीगढ़ा की तरफ में मूवमेंट्स चालू हो गए एंड माटीगढ़ा डेवलप्ड एज अ वेरी गुड रेसिडेंशियल हब। उसी तरह मेडिकल में रानीडंगा में प्रोजेक्ट्स आए, सिटी उस तरफ एक्सपैंड हो गई। सालूगढ़ा में प्रोजेक्ट्स आए, सिटी वहाँ एक्सपैंड हो गई। चंपासरी में बड़े प्रोजेक्ट्स आए, सिटी एक्सपैंड हो गई। ये एक्सपेंशन आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे इज गोइंग टू बी मोर ह्यूज। इफ यू लुक, अभी हम लोगों ने क्या देखा है, वेस्टर्न साइड डेवलप हो गया, सदर्न साइड डेवलप हो गया सिटी का, कुछ हद तक नॉर्दर्न साइड डेवलप हुआ है। ईस्टर्न साइड में अभी बहुत स्कोप है डेवलपमेंट का। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशंस ऑफ ईस्टर्न बाईपास फॉर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट। फुलबाड़ी साइड में सिटी अभी भी बहुत स्कोप है कंपेयर टू एनी अदर सिटी फॉर डेवलपमेंट। और जैसे आप बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है, एमिनिटीज बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्राइसिंग बहुत रीजनेबल हो रहे हैं। और सिलीगुड़ी पे नज़र खाली सिलीगुड़ी वासियों की या नॉर्थ बंगाल की नहीं है, सिलीगुड़ी पे नज़र फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या फॉर रिसाइडिंग पर्पस यहाँ के आसपास के नेबरिंग बॉर्डर्स कंट्रीज जो हैं उनकी सबकी नज़र है। साथ में स्टेट्स ऑफ सिक्किम, आसाम, बिहार, यहाँ के सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनका सिलीगुड़ी में एक बेस हो।
आने वाले दिन में 7 से 8 हज़ार फ्लैट्स हम लोग देख रहे हैं जो अंडर डेवलप कंस्ट्रक्शन आएंगे, जो नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में आने वाले हैं। इससे आप जायजा ले सकते हैं कि सिटी का डेवलपमेंट किस हद तक होने वाला है। ये तो हमने बात की एक रेसिडेंशियल सेगमेंट। अब मैं आता हूँ कमर्शियल पे। कमर्शियल पे अब वो हिलकाट रोड, खालपाड़ा और सेवक रोड वाली कहानी नहीं रही। लास्ट 10 साल में आप देखेंगे SF रोड बहुत फास्ट डेवलपमेंट किया है, बर्दवान रोड बहुत डेवलपमेंट किया है, और ये जो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट हुए ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, उसके साथ में उसी लेन्स पे चंपासरी हो, माटीगड़ा हो, कमर्शियल डेवलपमेंट्स भी बहुत फास्ट हो रहे हैं। सो यू विल सी, और वन ऑफ द very very fast growing locations for this particular city is going to be the eastern bypass. ईस्टर्न बाईपास में आप नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर में देखेंगे सेवक रोड के पैरेलल जो ये रास्ता है, ये बहुत फास्ट एक कमर्शियल हब में डेवलप होने वाला है। एंड सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टीज इन द डेज टू कम। रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेसिडेंशियल की, हम बात करते हैं कमर्शियल की। जो थर्ड सेगमेंट हम बात करते हैं वो करते हैं लैंड की। सिलीगुड़ी में लैंड हमेशा एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर एनीवन, कोई भी हो, बाहर के हो, लोकल के हो, उन्होंने हमेशा लैंड में एक इन्वेस्टमेंट किया है और उनको हमेशा रिजल्ट्स मिले हैं, तो पीपल की रुझान हमेशा रहा है। बट अब जो डेवलपमेंट्स हम देखने जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। नरेश जी ने खुद एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया एक इंडस्ट्रियल पार्क, MSME पार्क इन्होंने अभी डेवलप किया है, और भी इनके बड़े पार्क्स आने वाले। वैसे और भी लोकल बिल्डर्स हैं जो डेवलप्ड पार्क्स लेके आ रहे हैं, इसमें सारी फैसिलिटीज के साथ आ रहे हैं। जब आपके डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के आते हैं ना, तो लोग फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। वंस इंडस्ट्रीज डेवलप होती है तो पूरी सिटी की डेवलपमेंट होती है। ये सिटी अब उस तरफ जा रही है। ये हो गए बड़े कमर्शियल डेवलपमेंट्स, इंडस्ट्रियल लैंड। इसके साथ साथ में और एक सेगमेंट जो फास्ट डेवलप कर रहा है सिलीगुड़ी में, एंड विच इज गोइंग टू कैच अप इज आउटस्कर्ट्स ऑफ सिलीगुड़ी में प्लान्ड वे में प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं। जिन लोगों को पहले प्लॉट्स लेने में दिक्कत होती कि सर्चिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे फ्लैट्स की डेवलपमेंट आए, लोग फ्लैट्स में मूव कर गए घर के बजाय, अब अलग अलग जमीन लेने के बाद लोग ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, विच इज अ डेवलप्ड एरिया। वहाँ पे रोड्स डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में अपने देखेंगे विद द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, विद द गुड प्लेयर्स, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। सिलीगुड़ी आज के दिन भी पूरे वेस्ट बंगाल की सेकेंड मोस्ट हैपनिंग सिटी है, और आने वाले दिन में आप ये देखेंगे कि सिलीगुड़ी विल बी वन ऑफ द वेरी वेरी गुड सिटीज। जैसे नरेश जी ने बोले, दिस इज अ वेरी गुड सिटी टू स्टे ऑल्सो, टू लिव ऑल्सो, नॉट ओनली टू वर्क एंड डू बिजनेस। यहाँ का क्लाइमेट हो, यहाँ का व्यवहार हो, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी हो, ये इतनी अच्छी है कि लोग यहाँ आके बसना चाहते हैं, यहाँ आके रहना चाहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग सिटी। और सिटी के डेवलपमेंट में यहाँ के डेवलपर्स का जितना हाथ है, मैं सोचता हूँ दे हैव प्लेड अ ह्यूज रोल, एंड आई थिंक वी शुड नेवर नेगेट दिस पर्टिकुलर थिंग। सिटी आज अगर कहीं से कहीं पहुंची है लास्ट 15 साल में, तो इसमें सिलीगुड़ी के बिल्डर्स और डेवलपर्स का एक मेजर और बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में भी सिलीगुड़ी के डेवलपर्स इसी तरह डेवलपमेंट लाते रहेंगे और हम इसी तरह से देखते रहेंगे सिटी को डेवलप होते हुए। हमारे इस पर्टिकुलर शो जो खबर समय और GFS रियल्टर के बीच में है, एसपे के साथ स्टार्ट हुआ है, इसमें हम आने वाले हफ्ते में वी आर गोइंग टू टेक अप one location and we are going to work on that particular one location, and we are going to complete information about that particular location to all the viewers across North Bengal and across in the nearby cities and nearby states that we have. तो कमिंग वीक में हम लोग इस पे चंपासरी एक लोकेशन को लेके, चंपासरी कैसे इवॉल्व हुआ है, चंपासरी का क्या प्राइसिंग है, चंपासरी में कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। चंपासरी की मैं बात करूँ तो वील गो फ्रॉम चंपासरी, देवीडांगा अप टू मिलन मोड़। ये पूरे ट्रैक को हम लोग एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हम आपको दिखाएंगे, क्या फिनेंसिंग फैसिलिटी वहाँ पे है वो दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशंस आप तक लेके आएँ, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो और आप एक राइट डिसीजन ले सके, क्योंकि आप अपनी हार्ड अर्न मनी, लाइफ टाइम पैसे आप अपने एक प्रॉपर्टी पे लगाते हैं, तो यू शुड बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन। एट द सेम टाइम मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सजेशंस दीजिए इस शो में क्या चीज़ आनी चाहिए, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस शो से, किस तरीके से आप लोग बेनिफिट होंगे इस पर्टिकुलर शो से, ताकि हम उसको आने वाले दिन में अपने शो में और बढ़िया से इनकॉर्पोरेट कर सके। डील्स ऑफर्स की बात संजय भैया सब बात कर चुके हैं। विल ट्राई टू गिव यू ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बेस्ट ऑफ द ऑफर्स, बेस्ट ऑफ द डील्स फॉर द व्यूअर्स ऑफ खबर समय। So with all this, I wish you all are liking this show and you will keep on supporting us. We will try to give our best.
थैंक यू सो मच सर। सर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग आके बसना चाहते हैं, एंड विद दिस शो आप दार्जिलिंग में रह के या सिक्किम में रह के भी थ्रू दिस शो आप देख पाएंगे कि सिलीगुड़ी में कौन से प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है और इसका रेट्स क्या है। सो एवरी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस शो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली हम सबको और हमारे व्यूअर्स को भी। और हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हर हफ्ते संडे एट 4 PM प्लीज डू Sunday 12 PM प्लीज डू वॉच आवर शो द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। वेंड्रेला में क्लोज हो गया, देखिए ऐड करूंगा यस सर, प्लीज सर। हाँ यस सर। देखिए, जिस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मैं एज ए लॉयर नहीं, एज ए बायर मैं एक दो सजेशन देना चाहता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग एकोमोडेट करें। श्योरली। इस सेक्टर में ना ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, कि शुरू से ही एक हिडन टाइप का बिजनेस रहा है। बनने के बाद लोग आके देखते हैं, खरीदते हैं, और उसके बाद भी काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए सिविल कोर्ट, थाना, पुलिस और यही सब रहता है। तो जैसे नरेश जी बता रहे थे क्रेडाई का है, उनकी पहल हो, आप लोग हैं, और इसमें ना कुछ रियल टाइम रिव्यूज़ जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी डेवलपर का दिखा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो उनका पहला प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसको आप दिखा रहे हैं, ये कोई इनके एंटीसीडेंट्स होंगे ना, इनके और भी प्रोजेक्ट्स होंगे। तो वहाँ ये जो बना के आए हैं, उसके जो रेसिडेंट्स हैं, जो इनके ओनर हैं, उनकी रिव्यूज़ भी अगर आप दिखाएंगे तो एक आम आदमी को बल मिलेगा कि नहीं, इस आदमी ने देखिए यहाँ किया है, ये बेचा है, तो वहाँ के लोग इनके बारे में अच्छी या बुरी बात बता रहे हैं। तो बुरी भी बताते हैं, तो इससे दोनों बातें होंगी, या तो आपके डेवलपर सुधरेंगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने सही तथ्य सामने रखा, तो आपका जो इंटेंशन था वो पूरा हो रहा है। और ओवरऑल देखिएगा कि इस रियल एस्टेट के बिजनेस में ग्रोथ आएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए, सही बातों को सामने लाने की कोशिश करें, इससे लगता है कि सबका भला होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, ट्रांसपेरेंसी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर हमारे व्यूअर्स के पास भी कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम अपने शो को भी और बेहतर बना सके और आगे के जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें उन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सके। सो प्लीज़ डू वॉच द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात every Sunday at 12 PM. Thank you so much. Thank you everyone for being present here today, and thank you to all our viewers. Thank you. Thank you.